नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज 6 फरवरी 2025 है, दिन गुरुवार है। पंडित जी, जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शिव संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का माघ महीने की शुक्ल पक्ष नौमी तिथि और दिन गुरुवार। नौमी रात्रि को 10:54 तक, कृतिका नक्षत्र रात्रि को 7:30 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:42 से 3:07 तक। तो ये है आज का पंचांग और अब हम अपने विषय पर आएंगे। विषय के बारे में बताएंगे कि आज हम इस कार्यक्रम में किस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को हम बता दें कि आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात पंडित जी से कराएंगे। पंडित जी से आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके सवाल है या जो कुछ भी आपकी समस्याएं हैं, उनके बारे में आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। और चलिए अब आज के विषय पर आते हैं। तो आज का हमारा विषय जो है, जिस पर हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान चर्चा करने वाले हैं, वो है हिंदू धर्म में महानंदा नवमी के व्रत को काफी ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये व्रत माघ महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को रखा जाता है। आज महानवमी है। हिंदू धर्म से महानवमी का खास महत्व है। पंडित जी से समझते हैं कि पंडित जी आखिर क्या है महानंदा नवमी व्रत। देखिए, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को महानंदा नवमी कहते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से और नौमी तक गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इसकी नौमी तिथि को महानंदा नवमी कहते हैं। यदि आपकी जिंदगी में अज्ञात कारणों से अलक्ष्मी का वास हो गया हो, या दरिद्रता आ गई हो, या असमृद्धि हो गई हो, या आप बहुत परेशान हो गए हो, तो ऐसी स्थिति में महानंदा नवमी में आप पूजा करके अपने सभी प्रकार के ताप शाप पापों का निदान कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो इसके लिए महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में राहु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, द्वितीयेश, एकादशेश, भाग्येश और धन प्रदाता ग्रह राहु से पापाक्रांत होकर के विपरीत बैठ गए हों, तो फिर गुप्त नवरात्रि के समय में महानंदा नवमी के दिन नवमी के व्रत का पालन करते हुए और कुंवारी कन्या को भोज कराएं, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप कराएं और विधि विधान से हवन पूजन करना चाहिए और साथ में अलक्ष्मी का विसर्जन करना चाहिए। तो बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं। आपने बताया कि महानंदा नवमी व्रत आखिर है क्या। अब इस व्रत की शुरुआत आखिर कैसे हुई, कहानी क्या है इसके पीछे की? देखिए, ये हमारे यहाँ पे गुप्त नवरात्रि, 2 नवरात्रियां होती हैं जो प्रकट हैं और 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं। इन गुप्त नवरात्रियों में गुप्त साधक जो हैं वे साधनाएं करते हैं और ये सारा का सारा भगवान शिव ने पार्वती को उपदेश किया और तभी से ये गुप्त नवरात्रि का प्राकट्य हुआ। इस गुप्त नवरात्रि में तप करने से, साधना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि ये प्रकट नहीं है। और इस नवरात्रि में क्या चेष्टा करनी चाहिए ये भी बहुत प्रकट नहीं है। आमतौर पर गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इसमें भी विशेषकर जो नवमी तिथि है उसमें महानंदा नवमी की पूजा होती है, महानंदा नवमी की। और इसमें महानंदा नवमी में इस विशेष करके महालक्ष्मी का पूजन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अमावस्या में हम दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगा करके और फिर साफ करते हैं, कचरे बाहर कर देते हैं और फिर घर को सूर्यास्त से पहले दीपों से उज्ज्वलित करके और फिर केंद्र में अखंड दीप जलाते हैं। अखंड दीप जला करके महालक्ष्मी का स्थापन करके और फिर महालक्ष्मी मंत्र का जप करते हैं। निशा काल में जब ब्राह्मण मुहूर्त आवे तो ऐसे समय में नए सूपे और नए झाड़ू से
हम घर का करकट निकाल करके उसे बाहर विसर्जित करते हैं, झाड़ू और करकट सहित, झाड़ू सूपा करकट सहित, और वहाँ स्नान करते हैं। फिर वस्त्रों को वहीं छोड़ करके नए वस्त्र धारण करके फिर आते हैं, आकर फिर से महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, फिर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। इस नियम से अगर कोई महालक्ष्मी का पूजन करे तो उसके घर में लक्ष्मी का विसर्जन तो होता ही है, महालक्ष्मी की कृपा होती है और अखंड स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए ये महानंदा नवमी जो है वो विशेष मानी जाती है और यही इसकी कथा है। तो बिल्कुल इसके पीछे की कथा पंडित जी ने हमें बताया। इसी बीच पंडित जी हमारे साथ चंडीगढ़ से विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं? गुरुजी नमस्कार जी। जी नमस्कार गुरुजी, आज मैं अपने पोते के बारे में जानना चाहूंगा जी। अपने पोते की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 10 सितंबर 2022। जन्म समय है शाम को 7:39। जी। स्थान 7:36। 7:26। सवेरे शाम शाम को जी। जी। स्थान, जन्म स्थान? जन्म स्थान पंचकुला, हरियाणा। क्या जानना चाह रहे हैं? तारीख क्या बताइए? मैं जी विनोद जी, तारीख, जन्म की तारीख एक बार फिर से बताइएगा। 10 सितंबर 2022। ठीक है। क्या सवाल है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं इसके आगे, एक तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक मिल जाता है, दूसरा गुस्सा ज्यादा करता है। नाम इसका भवीन कुमार है, क्या अच्छा रखा है या मतलब? चलिए आइए देखते हैं। आप अपने पोते के भविष्य को लेकर चिंता है, आपका कहना है बच्चे का नाम प्रवीण कुमार रखा है। क्या ये प्रवीण कुमार नाम सही है? तो सबसे पहले बताएं, इस बच्चे का जो जन्म लग्न है, जन्म राशि जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है, 100 अक्षर से नाम आएगा, तो शोभन इसका नाम रखिए। नंबर 2, इस बच्चे की जन्म कुंडली में लिखा है कि इस बच्चे का जन्म लग्न मीन राशि, इसकी कुंभ है, तो इसके 12वें स्थान में चंद्रमा है। चंद्रमा पंचमें शुक्र द्वादश से, तो एकाग्रता की कमी है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और तीसरे स्थान में मंगल है, जो बताते हैं इस बच्चे के पास ऊर्जा बहुत है। अब ऊर्जा बहुत हो और एकाग्रता की कमी हो और शनि 11वें स्थान में बैठ के स्वभाव में एरोगेंस दे दे, तो फिर आमतौर पर ऐसा बच्चा बहुत बड़ा स्पोर्टी बन सकता है। मगर आमतौर पर पेरेंट्स ऐसे बच्चों को एक कमरे में परवरिश देना चाहते हैं और इसके चलते बच्चों में चिड़चिड़ाहट और फिर बच्चे के ऊपर में कारपोरल पनिशमेंट प्लॉट करते हैं। आमतौर पर पेरेंट्स यानी मारकुटाई करते हैं, जिसके परिणाम से बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस बच्चे की परवरिश की समस्या है। इस बच्चे के लिए आप खुले आसमान में इसको खेलने दें, बच्चों के साथ खेलने दें, ये बहुत अच्छा खेलता है। अगर आप इसे खेलने देंगे तो इसकी सारी एनर्जी चैनलाइज होगी। इस बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, बच्चे को स्पोर्ट्स में डालने दें और साल में एक बार तुलादान कराएं, तो बच्चा बार बार चोटों से मुक्त होगा, क्योंकि इस बच्चे को चोटें भी बहुत ज्यादा लगती होंगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर पंचमें चंद्रमा 12वें स्थान में है, बच्चा अनेकाग्र होकर के अनेक प्रकार की न्यूसेंस में पड़ेगा। अभी तो प्रॉब्लम नहीं, मगर जब बच्चा एडल्ट एज में आएगा तो इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। इसलिए पेरेंट्स को अभी ही समझ करके अपने बच्चे की एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, तो फायदा होगा। तो बिल्कुल चंडीगढ़ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने पोते के बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी, हम लोग वापस विषय पर आते हैं। महानंदा नवमी व्रत के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने बताया कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और माफ कीजिएगा, महानंदा व्रत के पीछे की कहानी भी आपने बताई, पूजा विधि भी आपने बता दी। अब आपसे विस्तार से जानेंगे कि इस व्रत को किन किन लोगों को करना चाहिए और इस व्रत को करने से विशेषकर किन किन चीजों से जो है वो छुटकारा मिलता है। देखिए, शास्त्र में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मातृ रूप में आप जिस भगवती का पूजन करते हैं, वो माँ अपने बच्चे को क्या दे सकती है, इसे उल्टा कर दीजिए कि एक माँ अपने बच्चे को क्या नहीं दे सकती। अच्छा स्वास्थ्य, यदि आप बीमार हो तो महानंदा नवमी का व्रत करें तो स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप धन के लिए परेशान हो तो महानंदा नवमी का व्रत करें तो धन मिल जाएगा। यदि आपकी शादी ना हो रही हो, महानंदा नवमी का व्रत करें तो शादी हो जाएगी। यदि आप संतान ना हो रही हो तो संतान की प्राप्ति के लिए महानंदा नवमी का व्रत करें तो संतान हो जाएगी। यदि पढ़ाई और नौकरी का कोई विवाद है तो पढ़ाई और नौकरी आपको हासिल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर महानंदा नवमी का व्रत एक तरह से कल्पवृक्ष के समान है, या एक
सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत जैसा मानकर चलिए। इसमें हर कोई इस व्रत को कर सकता है। एक प्रश्न आया कि कौन इस व्रत को करे जिससे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। तो मुझे से लगता है कि 12 साल की आयु से लेकर के और 120 साल तक जो भी जैसी भी कामना लेकर के आप इस व्रत को करें उससे वो कामना प्राप्त होती है। अभी आपके मन में अपूर्व जी एक प्रश्न आ रहा होगा कि 120 साल का आदमी तो कोई द्रव्य नहीं मांगेगा, वो मुक्ति मांगेगा। जी, तो उसे मुक्ति भी मिलेगी। मतलब भोग से लेकर के योग तक और युक्ति से लेकर भुक्ति तक सब कुछ इसे हासिल हो सकता है यदि वो इस गुप्त नवरात्रि में महानंदा नवमी का व्रत कामना सहित सकाम अनुष्ठान करे और व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूरा करे। तो बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है कौन से लोग इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत से क्या कुछ जो है आपके जीवन से जो परेशानियां जिनसे आपको छुटकारा मिल सकता है, पंडित जी ने ये भी हमें बताया है। कुछ और खास बातें हैं पंडित जी इससे जुड़ी हुई? देखिए, मैं एक जगह चंदे का सीजन चल रहा था। अभी जुलाई अगस्त का समय आएगा तो आप देखेंगे कि चंदा शुरू हो जाएगा। तो एक चंदा लेने वाले सज्जन पधारे और गणपति का चंदा लेने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई गणपति तो आप रख लेते हैं पर दुर्गा जी की पूजा, तो उसने बड़े सरल शब्दों में कहा, महाराज दुर्गा जी की पूजा बड़ा हार्ड होते। तो मैंने पूछा हार्ड काहे को? एकदम तत्काल असर हो जाते। तत्काल असर मतलब चंदे का पैसा खा लें तो उनको तकलीफ हो जाती है। मतलब बहुत साफ है कि जो शास्त्रों में लिखा ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत अकुर्वाणो नश्यते, कि महामाया की पूजा, दुर्गा की पूजा, 10 महाविद्याओं की पूजा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि इसका असर पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा बुरा बहुत तेजी से होता है। शास्त्र में लिखा है सोच समझकर ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत अकुर्वाणो नश्यते, किसी गुरु के चरणों में बैठकर गुरु के निर्देश से इस व्रत को करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे व्रत के नियमों का पालन हम बहुत लिबरल होकर के करते हैं, पर अगर आप सिद्धियां करना चाहते हैं तो आपको कठोरता से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। मंत्र जब ध्यान धारणा अनुष्ठान तंत्र के 5 अंग हैं और ये दक्षिण मार्गी साधना का तंत्र का ही हिस्सा है। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हो कि आपको अच्छा लक्ष्य मिल जाए, अच्छी सिद्धि मिल जाए, तो आपको बड़ी सावधानी से आहार का संयम रखना होगा, व्यवहार का संयम रखना होगा, आचार का संयम रखना होगा, तभी आपको ये सिद्धियां मिलेंगी। और अगर आप पतित हुए, भ्रष्ट हुए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप दंड के भागी भी हो सकते हैं। इसलिए इस व्रत को करते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ये गुप्त नवरात्रि इसीलिए गुप्त रखी गई क्योंकि इसमें जो 10 महाविद्याओं की सिद्धियां की जाती हैं ये दुर्गा की सिद्धियों से थोड़ी ज्यादा कठिन और जटिल है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया। और गुप्त इसलिए भी रखा गया क्योंकि ये सामान्य व्यक्तियों की चेष्टा से परे है। मगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति गुरु आज्ञा से बैठ करके और इस व्रत को करे, इस समय तप करे, तो निश्चित तौर पर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यही एक बात है कि एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक बार भोजन करे, भूमि में शयन करे और व्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए अगर इस व्रत को करे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बिल्कुल, और इसी के साथ अब वक्त हो चल रहा है राशियों का। फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां। शुरुआत मेष। 12 राशियों में पहली राशि आती मेष और हम देखते हैं कि मेष राशि में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। चंद्रमा चतुर्थेश होकर गुरु के साथ में बैठे हैं, जो गुरु गजकेसरी योग बनाते हैं। मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि भाग्येश चंद्रमा बृहस्पति के साथ में मिल करके अद्भुत योग बनाता है जो गजकेसरी योग है। मतलब धन प्राप्ति के योग बहुत बढ़िया है। अब इसे काउंटर चेक कर लेते हैं। 11वें स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति दिखाई ही पड़ रही है। 3रे स्थान में मंगल एनर्जी भी जबरदस्त है। 10वें स्थान में सूर्य और बुध बैठे हैं जो आपकी मेंटल कंडीशन को बताते हैं कि आप बहुत शार्प हैं। और 6ठे स्थान में केतु, 12वें स्थान में राहु। ये 2 ग्रह हैं जो बताते हैं कि कहीं आपके जीवन में उथल पुथल बहुत हो रखी है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की शरणागति में जाएं, हनुमान जी की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में आप तिल और काले तिल और काली उड़द का दान करें तो चीजें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉप्स। इस राशि में हम देखें कि गुरु चंद्रमा एक साथ में बैठे हैं। मतलब नए अवसरों की प्राप्ति, धन का जबरदस्त प्रभाव, मगर आलस्य के कारण थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि हम देखें कि जो तृतीय चंद्रमा वो एग्जैक्टली लग्न में बैठे हैं तो थोड़ा सा निर्णय लेने में थोड़ा सा फ्लिकर से हो सकते हैं। मतलब बार बार आपके निर्णय बदलते हैं।
मतलब एक निष्ठ नहीं है। इस समय अगर हम देखें कि 8वें स्थान में सूर्य बुध है, हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, खासकर कुछ लोगों को सिर दर्द की परेशानी हो सकती है। यहाँ देखने की बात है कि 11वें स्थान में राहु और 10वें स्थान में शनि है, मतलब वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा और आपकी सभी प्रचेष्टाओं से जरूरत से ज़्यादा लाभ हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय, जल्दी से उठें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और इसके अलावा आप हरिमूंग और दूध का दान करें, मिर्ची चावल कपूर का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें और साथ में दीप जलाएं, रुद्राभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी कि मीन। इस राशि पे हम देखें तो लग्न में मंगल है, धन संपत्ति भागीदारी में कष्ट और विवाद की संभावनाएं बनती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता होती है। कुछ लोगों को आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है क्योंकि लग्न ही षष्ठम स्थान में बैठे। यहाँ पर देखिए कि भाग्य स्थान में शनि है, कुछ लोग बड़े आध्यात्मिक होंगे और 10वें स्थान में पड़े हुए शुक्र राहु, 4थे स्थान में केतु, जो बताते हैं कि आपके राजकीय मित्रों से आपको बहुत जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। 12वें स्थान में बृहस्पति, लाइफ पार्टनर या दोस्त या बॉसेस के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं या फिर इनकी सेहत को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। लग्न में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी के साथ में आप अपने काम की शुरुआत करें। बस एक चीज का ध्यान रखें, जल्दी से उठे, भगवान शिव का पूजन करें, शिव जी का अभिषेक करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखें कि आज क्या है, अपनी क्षमता को लेकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, साथ में लोगों का अच्छा साथ मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्तमी षष्ठम स्थान में है। लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ रिलेशन को बेहतर करना होगा। कमर का दर्द या पैरों का दर्द हो तो किसी गंभीरता से नहीं। भाग्य स्थान में राहु, उलझनों से मन परेशान हो सकता है। 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा, यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है और जो भाग्येश बृहस्पति के साथ में चंद्रमा का योग है, मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए लाभ या धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। यहाँ एक चीज बहुत अच्छी नहीं है, ये देखें कि पंचमेश मंगल 12वें स्थान में है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अब सवाल है करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये भगवान मंगल की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तुलसी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह की। इस राशि में अगर हम देखें तो जो लग्नाधिपति सूर्य है वो अपने स्थान से 6ठे स्थान में बैठे। 6ठा स्थान आमतौर पर ऋण रोग व्याधि शत्रुता का होता है, मगर मजे की बात यह है कि इस जगह पर बैठा हुआ सूर्य आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। इस समय 7वें स्थान में शनि है जो संकेत करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। दोस्तों का साथ जबरदस्त मिलने वाला है। यहाँ पर 8वें स्थान में राहु है जो बताते हैं कि इस समय कुछ बड़ी हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। अति उत्साहित होकर के काम करें तो गड़बड़ भी हो सकती है। महत्वाकांक्षा के अनुरूप आप प्रयास करें, मगर उत्साह में अपने अनुशासन का ध्यान रखें। इस समय ध्यान देने की चीज ये है कि गुरु और चंद्रमा ये कहीं 10वें स्थान में बैठे जो वर्क प्लेस में आपको काफी बेहतर महसूस कराते हैं। सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। जब 8वें स्थान में राहु हो तो भगवान शिव के पूजन करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करके और फिर काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हो सके तो धतूरे की माला चढ़ाएं। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या ने भरगोए ने राशि। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में केतु बैठे। केतु ढेर सारी शक्तियों का, सीम शक्तियों का, देवी शक्तियों का संकेत करते हैं। मतलब कन्या राशि वाले जातकों के पास में ऊर्जा बहुत जबरदस्त रहने वाली है और इस समय नए काम की शुरुआत भी हो सकती है क्योंकि केतु फिर आपके जीवन में परिवर्तन के लिए संकेत करते हैं। इस समय हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। मतलब लग्न में केतु है तो क्या बहुत बड़े परिवर्तन करने चाहिए, तो मुझे लगता है इस नए काम की शुरुआत की जा सकती है और मुझे लगता है कि आप अपने गलतियों को करेक्ट करने के लिए भी समय ले सकते हैं। इस समय सही समय है। इस समय अगर हम शनि को देखें 6ठे स्थान में आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है। 5वें स्थान में सूर्य बुध, माइंड एकदम शार्प है और इस समय अगर हम शुक्र राहु को 7वें स्थान में देखें तो आपके साथ में आपके पार्टनर्स, आपके कलीग्स आपको चीट कर सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत। यहाँ पर भाग्य स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हैं जो बताते हैं कि काफी भागदौड़ के बाद में बड़े लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठे, मूली और सूक्ष्म जीवों को आहार निकालें। मतलब एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा निकालें, मूली का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लेबरा की। इस राशि में हम देखें कि 4थे स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं
और 5वें स्थान में शनि। इस समय अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति एग्जैक्टली भाग्य स्थान में है, तो लेखन है, सृजनात्मक कार्यों में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस राशि में हम देखें कि जो मंगल है, मंगल इस समय भाग्य स्थान में बैठे, हनुमान जी की उपासना आपके लिए काफी अच्छा फायदा दे सकती है। मसूर की दाल गुड़ का दान करना आपके लिए काफी अच्छा। इस समय आपको अच्छी सराहना मिलेगी, व्यवसाय और सहयोगों से अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है, क्योंकि सप्तमी भाग्य स्थान में बैठे। छठे स्थान में शुक्र राहु, कुछ आकस्मिक लाइबिलिटीज या कोई बीमारी आपकी चिंता का विषय हो सकती है, तो हनुमान जी का दर्शन करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक और स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर हम देखें तो समझ में आता है कि तीसरे स्थान में सूर्य बुध है, माइंड काफी शार्प है। चौथे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। 5वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु, एकाग्रता थोड़ी सी कम है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि 7वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है, दोस्तों का साथ मिलेगा। 8वें स्थान में मंगल, सेहत को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए बहुत शानदार हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि कला और साहित्य के जो प्रेमी हैं वो उनके लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आपको विशेष प्रशंसा मिलेगी और साथ में योजनाएं आपकी जो बनाई हैं आपने वो फलीभूत हो सकती है। सवाल यह है कि सब कुछ के बाद क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें और दूध और जल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी 60 की। इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में शनि बैठे हैं, तो ईगो काफी ज्यादा हो सकता है। इस समय हम 7वें स्थान में मंगल, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर हम देखें कि दशम स्थान के जो स्वामी हैं, धनु राशि में दशम स्थान के जो स्वामी हैं, यहाँ पर शुक्र तीसरे स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्र के चौथे स्थान में रहने से काफी ज्यादा सफलताएं मिल सकती हैं सामाजिक कामों में या राजकीय कामों में। इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि छठे स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है। जब गुरु लग्ने चतुर्थे शुक्र छठे स्थान में बैठे और चंद्रमा के साथ में बैठे, तो यहाँ पर हम गजकेसरी योग को फलीभूत होता नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है। अब बस सवाल यह है कि करना क्या चाहिए, तो बहुत आसान है। यदि बृहस्पति निष्ठ हो तो बृहस्पति की शांति करना, गुड़ चने का दान करना, ये तो एक सामान्य चेष्टा है, इसे करना ही चाहिए। मगर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो तीसरे स्थान का शनि है, शनि की प्रियता के लिए, सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए हमें गणपति थरुशीष का पाठ करें, गणपति का पूजन करें, हरिदूब और मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में देखिए कि लग्न में सूर्य बुध है और काफी स्मार्ट है। जीवन में बहुत छोटे बड़े बदलाव की संभावनाएं बनती है। समय लाभदायक समय आपके लिए काफी बेहतर है। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपको अपनी लाइफ में खर्च और काम को लेकर के अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट है। तीसरे स्थान में राहु, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, शायद इसके लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। धन स्थान में शनि है, इस समय सांपत्तिक विवादों में निजात मिल सकती है। 5वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा, जो बताता है कि आपकी मस्तिष्क में धन लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं और आज कोई भी चेष्टा करेंगे जिसका संबंध फाइनेंस से होगा, इससे आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि एग्जैक्टली छठे स्थान में मंगल है, जो आपको शत्रुवीर बनाते हैं। भाग्य स्थान में केतु है, बताते हैं कि यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद। मगर तीसरे स्थान में राहु बताते हैं कि बहुत ज्यादा फैंटेसी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? कर एक छोटा सा उपाय, भगवान शिव का पूजन करें, शिवा की पूजन करें और साथ में वॉयलेट कलर के वस्त्र भगवती में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी तारस की। इस राशि में अगर हम देखें तो इस राशि में लग्न में शनि है और शनि के लग्नस्थ होने का मतलब बहुत साफ है कि आप दाताओं की तरह, राजाओं की तरह दाता बनेंगे। मतलब आपको बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी। चौथे स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेत करते हैं। दूसरे स्थान में राहु, किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको कोई बहुत फायदा होगा मुझे लगता नहीं। इस समय 8वें स्थान में केतु भी बढ़े, यात्राएं भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मतलब शेयर स्टॉक्स पे काम करते हो या कोई बड़ी यात्रा करना चाहते हो तो दोनों को ही टाल दें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। इस समय सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इसमें आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि 5वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर कुछ बड़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। सवाल यह है कि सारी परेशानियों से बचने के लिए करना क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहला काम तो ये पीली चीजों का दान करें, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शुक्र के साथ में राहु है। तृतीय शुक्र लग्न में हो, राहु से आक्रांत हो, राहु तीसरे स्थान पर अगर प्रभाव डालता हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी चित्त की एकाग्रता कम हो रही है।
और एकाग्रता कम होने का मतलब बहुत साफ है कि आप किसी प्रकार के एग्जामिनेशन या किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन में अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। मतलब सबसे पहली बात है कि आप अपने चित्त की एकाग्रता को वापस हासिल करें क्योंकि परीक्षाएं बहुत करीब हैं। इस समय अध्ययन में बाधा दिखाई पड़ती है क्योंकि तीसरे स्थान में राहु का असर है। तीसरे स्थान में राहु मतलब तृतीय शुक्र राहु से आक्रांत है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि तीसरे स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है। एक मार्जिनल डिफेंस आपको मिला हुआ है। 12वें स्थान में शनि है। खर्च बहुत ज्यादा है, नींद की परेशानी, रात भर आप जागते हैं, तनाव काफी ज्यादा है। इस समय 11वें स्थान में सूर्य बुध, स्मार्टनेस बराबर बनी हुई है। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफी ज्यादा बनी हुई है। 7वें स्थान में केतु, अच्छे दोस्त हैं जो आपको हेल्प करने के मूड में है। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तो इस समय भगवान शिव का पूजन करें, दूध चावल का दान करें, खीर का दान करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो ये है आज की सभी राशियों का हाल। पंडित जी ने एक एक करके सभी राशियों का हाल बताया। इसके साथ ही साथ पंडित जी ने ये भी बताया कि राशि के अनुसार आपको आज क्या करना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा जो आज का विषय था उस पर भी पंडित जी ने विस्तार से चर्चा की है। कॉलर भी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे थे जिनकी समस्याओं का समाधान भी पंडित जी ने बताया है। तमाम चीजों के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।